बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को DSM-4 TR में मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था। चलिए देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली है क्या। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स characterized by significantly impaired intellectual and adaptive functioning. Adaptive functioning means social and emotional maturity of a child. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मीन्स कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान के जो न्यूरोलॉजिकल जो है वो डेवलपमेंट होती है, नर्वस सिस्टम जो है उसका इम्प्रूव होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, उसकी बढ़ोतरी होती है, वो जवान होता जाता है। तो दिस इज न्यूरो डेवलपमेंट बेसिकली। ब्रेन जो है अब आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मुकम्मल होता जाता है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि वो ठीक तरह से मुकम्मल नहीं हो पाता, ठीक तरह से वो बड़ा नहीं हो पाता, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो उससे होता क्या है, इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट आ जाती है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मींस कि उसका जो आईक्यू है वो कम हो जाता है, वो सही तरह से वो नहीं अपने पीक पे पहुंच पाता या अपने जो नॉर्मल या एवरेज रेंज में नहीं पहुंच पाता। और इसी तरह अडेप्टिव फंक्शनिंग जो है यानी उसमें सोशल और इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आती। आपने देखा होगा कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो 40-40 साल के लोग भी हैं वो भी बच्चों वाली जो है वो हरकतें कर रहे होते हैं, बच्चों वाले उनके बिहेवियर्स होते हैं, बच्चों की तरह रो रहे होते हैं, बच्चों की तरह हंस रहे होते हैं, बच्चों की तरह सारे जो काम कर रहे होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द डिस्टर्ब्ड और इम्पेयर्ड अडेप्टिव फंक्शनिंग, क्योंकि वो सोशली और इमोशनली मेच्योर नहीं होते। An intellectual disability is generalized neurodevelopmental disorder characterized by significantly impaired intellectual and adaptive functioning. ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं ये अपने ऊपर वाली लाइन में। It is defined by an intelligence quotient. इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो हम इंटेलिजेंट क्वोशंट निकालते हैं और उससे हम देखते हैं कि क्या बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल है या नहीं है। इंटेलिजेंट क्वोशंट क्या होता है? इट्स अ न्यूमेरिकल फिगर represents the intellectual status of a person. Like मैं कहता हूँ मेरा IQ जो है वो 100 है या 110 है या 120 है, आपका IQ 130 है, तो ये आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट है जो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल स्टेटस को जाहिर कर रहा है। IQ स्कोर बिलो 70, अगर आपका IQ स्कोर बिलो 70 है यानी 70 से नीचे है, in addition to deficits in two or more adaptive behaviors that affects in an individual's everyday life, और उसके साथ साथ इंसान के कोई भी दो अडेप्टिव फंक्शंस। अडेप्टिव फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? सेल्फ केयर हो सकती है मेरी, कि मैं अपना कितना मेच्योर हूँ मैं अपनी सेल्फ केयर करने में, या मैं कितना मेच्योर हूँ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो चलाने में। दिस इज बेसिकली अडेप्टिव फंक्शनिंग। लाइक मैं, मेरे ताल्लुकात कैसे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी है मेरे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, एस्टेब्लिश होने चाहिए। ठीक है, उसी तरह जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाएगी मैं, मेरी जो सेल्फ केयर है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब मेरे अंदर एक ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए अपनी सेल्फ केयर की। मैं जब 2 साल का था तो मैं अपना मुंह धो लेता था, उसके बाद मैं जब 3 साल का हुआ तो मैं कपड़े भी पहनना खुद से शुरू हो गया। फिर मैं 3.25 साल का हुआ तो मैंने खाना खाना खुद से शुरू कर दिया, अपने शू पॉलिश करने खुद से शुरू कर दिए।
ठीक है, मैं जब 4 साल का हुआ तो मैंने खुद से नहाना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ बेसिकली अडैप्टिव फंक्शनिंग एंड सेल्फ केयर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर जो मैच्योरिटी आती जाती है, फंक्शनल मैच्योरिटी जो आती जाती है, दैट इज कॉल्ड अडैप्टिव फंक्शनिंग। व्हेन we will diagnose a child, a person with intellectual disability, जब उसका IQ 70 से बिलो हो, क्योंकि IQ जो है बेसिकली वो आपका इंटेलिजेंस को मेजर करता है। जब उसका कोई भी टेस्ट आप यूज कर लेते हैं, जिस तरह स्लॉसन इंटेलिजेंस टेस्ट आप यूज कर लेते हैं, उसमें जब आप बंदे का IQ निकाल लेते हैं तो इफ इट्स बिलो 70, एंड देन आप उसका क्राइटेरिया भी चेक करते हैं DSM-5 में जो दिया हुआ है कि क्या उसकी अडेप्टिव बिहेवियर में भी कोई इफेक्ट आ रहा है जो उसकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाज नाउन एज मेंटल रिटार्डेशन अंटिल द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। इन DSM-4 term used mental retardation. However, this term is now widely seen is bringing to, so intellectual disability is preferred by advocates and researchers in most English speaking countries. इस इसको छोड़ देते हैं, इससे कोई नहीं लेना देना हमारा। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जो है वो ये टर्म यूज की जा रही है, खैर हमारे यहाँ भी यूज की जा रही है। In addition, while the definition of intellectual disability once focused almost entirely on cognitive ability, it now also addresses both mental functioning and functional skills. Both are very important. हमें लगता है जैसे कि वो कहते हैं कि ऑल्दो डेफिनेशन से हमें ये लगता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है ये बेसिकली सारी की सारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, लेकिन असल में ये मेंटल फंक्शनिंग और फंक्शनल स्किल्स हैं। जो मैंने आपको अभी बताया ना कि मेंटल फंक्शनिंग तो वो है जो हम IQ निकाल लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो किस हद तक काम कर रहा है, ठीक है। और फंक्शनल स्किल जो है वो हम कैसे अपने रोजमर्रा डेली रूटीन के जो काम है वो हम सर अंजाम दे रहे हैं। तो दिस इज फंक्शनल स्किल। लाइक आप क्या आप खुद से कपड़े पहन लेते हैं, इट्स योर फंक्शनल स्किल। क्या आप खुद से कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, इट्स योर फंक्शनल स्किल। क्या आप खुद से नहा लेते हैं, इट्स योर फंक्शनल स्किल। खाना खा लेते हैं खुद से, इट्स योर फंक्शनल स्किल। तो ये जो है फंक्शनल स्किल्स है। जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है ये मेंटल फंक्शनिंग प्लस फंक्शनल स्किल से मिलके बनती है। As a result, a person with an unusually low IQ may not necessarily be considered intellectually disabled. अच्छा, वो कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक बंदे का IQ 70 से बिलो है तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो गया। क्यों? जब हमने ऊपर बात की है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंटल फंक्शनिंग और द फंक्शनल स्किल्स, या यू कैन से द इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग। जब हम ये बात कर चुके हैं, इट्स a combination, intellectual ability is the combination of intellectual and adaptive skills. So this is not possible for the people, for the researcher or clinicians to diagnose the child with intellectual disability solely on depends on only on the IQ. You must have to check out the status of their development of executive functioning. You must have to check out the status of maturity of their emotional and behavioral problems. You must have to check out any other things for diagnosis of intellectual disability. As a result, a person with an unusually low IQ not necessarily be considered intellectually disabled. Why? Because the functional skills have their own place in the diagnosis. You cannot diagnose the child with intellectual disability only on mental functioning. Intellectual disability can be either syndromic, in which intellectual deficits are present along with other medical and behavioral signs or symptoms, or non-syndromic, in which intellectual deficits appear without their abnormalities. लाइक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वो कहते हैं जो या तो दूसरे मेडिकल और बिहेवियरल साइन और सिम्टम्स के साथ भी होती है, जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं,
और या तो वो अकेले भी हो सकती है, जिसको हम नॉन सिंड्रोमिक, लाइक सिंड्रोम का मतलब होता है कि कोई भी एन अम्ब्रेला टर्म की जिसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें आ रही हों, ठीक है। तो जिस तरह हम ऑटिज्म सिंड्रोम था उसमें और बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स थे वो नीचे आ रहे थे, जैसे रेट्स डिसऑर्डर आ रहा था, डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर आ रहा था, इस तरह भी बहुत सारे सिंड्रोम मौजूद हैं। तो तो बेसिकली हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से हमें पता क्या चला कि इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एज वेल एज adaptive functioning, your functional skills. You cannot diagnose a child only on the assessment of intellectual functioning, but you must have to consider the functional skills status as well. Okay, come to the point. Now we will discuss DSM-5 diagnostic criteria for intellectually disabled. According to 5th edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, three criteria must be met for a diagnosis of intellectual disability: deficits in general mental abilities, significant limitations in one or more areas of the adaptive functioning, like communication, self-help skills, interpersonal relationship. These are basically functional skills. This shows your emotional and behavioral and functional maturity. कि आपका एक तो मेंटल एबिलिटीज, आईक्यू में जो है वो आपका डिस्टर्ब होना चाहिए, आईक्यू बच्चे का जहाँ जिसको आप असेस कर रहे हैं या डायग्नोस करेंगे। दूसरा, कम अज कम वन और मोर एरियाज ऑफ अडेप्टिव फंक्शनिंग, कोई ना कोई उनमें जो है वो मसला मसाइल होना चाहिए, कोई कमी होनी चाहिए। किस किस में? या तो कम्युनिकेशन का जो अडेप्टिव फंक्शनिंग एरिया है उसमें, या सेल्फ हेल्प स्किल का, जो मैं आपको बता के आया हूँ कि खुद से कपड़े पहनना, खुद से नहाना, खुद से खाना खाना, खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग जो होना, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स, आपके दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं, दूसरों के साथ जो भी आपके रिलेशनशिप हैं, जो आप काम होते हैं दूसरों से, उनमें आप कितनी महारत रखते हैं अक्रॉस मल्टीपल एनवायरनमेंट्स, एंड एविडेंस दैट द लिमिटेशंस बिकेम अपेरेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। और उसके अलावा ये पता होना चाहिए कि क्या ये जो लिमिटेशंस थी ये चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में स्टार्ट हो गई थी, यानी ये जो इश्यूज थे, ये जो प्रॉब्लम थे, ये जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स थे, या ये जो आपके फंक्शनल स्किल्स थी, इनमें जो डिस्टर्बेंस आई है वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में आ चुकी थी या उसके बाद आई। यू कैन डायग्नोस इफ दीज disturbances started in childhood and adolescence. In general, people with intellectual disability have an IQ below 70, but the diagnosis may also, in general, people with but the diagnosis may also apply to individuals who have somewhat higher IQ but severe impairment in adaptive functioning. अब यहाँ पे it's a point to be discussion. अब यहाँ पे क्या है, हमने सोचा था, हमने डिस्कस किया कि बिलो 70 हो लेकिन अडेप्टिव फंक्शनिंग भी साथ जो है वो लो हो। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर किसी का आईक्यू हायर भी है, अगर आईक्यू ज्यादा भी है, अप टू द 70 भी है, अब अपर देन 70 भी है, लेकिन उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग जो है वो सीवियरली इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब पहले DSM-4 TR जब हम पढ़ते थे तो उसमें जो डायग्नोसिस होता था वो जस्ट बेस्ड ऑन आईक्यू, न्यूमेरिकल फिगर। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हालांकि हम अडेप्टिव फंक्शन उस वक्त भी देखते थे, क्राइटेरिया में मौजूद थे, लेकिन अब DSM-5 में क्या है, जो मेन जगह थी डायग्नोसिस की कि डायग्नोसिस इसकी बेस पे होगा, अब वो चेंज हो गई है। अब डायग्नोसिस किस बेस पे होगा? अडेप्टिव फंक्शनिंग की बेस पे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर किसी का लो आईक्यू आ रहा है तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आप उसको अकेले ही डायग्नोसिस नहीं देंगे, डायग्नोसिस देने के लिए जरूरी है कि उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग में भी डिस्टर्बेंस हो।
और अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर उसका आईक्यू जो है वो हाई भी है, अप अपर देन 70 भी है, हायर देन 70 भी है, देन फिर भी आप जो है वो उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग देखेंगे। अगर उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग में सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस आ रही है, सिग्निफिकेंट स्वेयर इंपेयरमेंट आ रही है, देन यू विल डायग्नोज द चाइल्ड और एडोलेसेंस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो मतलब ये है कि अब जो आपका डायग्नोसिस है उसमें अडेप्टिव फंक्शनिंग जो है उसको एक यू कैन से कि एक इम्पोर्टेंस हासिल है, एक खास जो है वो इम्पोर्टेंस हासिल है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं इटियोलॉजी में, उसकी कॉजेज क्या है। Among children, 30 to 50% of intellectual disabilities are often unknown cause. सबसे पहली बात कि 30 से 50% जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं उनमें कॉज का पता ही नहीं चलता कि कॉज है क्या, क्या कॉज थी इसकी। Sometimes intellectual disability is called by genetics. For example, an abnormal gene may have been inherited from the parents or an error may have occurred during gene combination. Genetic जो है वो डिस्टर्बेंस है, जीन्स जो है वो वालदेन से, अब नॉर्मल जीन जो था वो वालदेन से बच्चों में मुंतकिल हो गया या जीन कॉम्बिनेशंस में कोई इशू आ गया। द मोस्ट प्रेवलेंट जेनेटिक कंडीशंस इंक्लूड डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की वजह से जो है, अब डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी इसको हम कहते हैं, 21st जीन जो जोड़ा होता है वो डिस्टर्ब होता है इसमें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, congenital hypothyroidism, विलियम्स सिंड्रोम, फिनाइलकेटोनुरिया एंड प्रेडर-विली सिंड्रोम। ये जो डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं सारे, इनकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। इनके ये डिस्टर्ब हो, इनका जो ये बेसिकली जेनेटिक डिस्टर्बेंस होती है तो ये होती है, उस साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ जाती है। Intellectual disability can also result if the fetus does not develop properly during pregnancy. अगर fetus सही तरह से during pregnancy develop ना हुआ हो, for example क्यों ना हुआ हो, for example a pregnant woman who drink alcohol or gets an infection such as Ebola may have a baby with an intellectual disability. लाइक वो माँ जो डिलीवरी के दौरान या तो उसको इन्फेक्शन हुआ हो या वो शराब पीती हो और शराब पीने के दौरान की वजह से उसका जो फीटस है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता और इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा जो है वो पैदा होता है। इफ द मदर हैज अ डिफिकल्ट लेबर और बर्थ and the baby does not get enough oxygen, brain damage may lead to the development of an intellectual disability. अगर तो लेबर का जो टाइम है, लाइक जो बर्थ बेबी बर्थ होती है वो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो, डिफिकल्टी आ रही हो, या बच्चे को जो है बर्थ में कोई डिफिकल्टी आ रही हो, या लेबर का टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा लग रहा हो, या बच्चे को ऑक्सीजन सही तरह से ना मिले, तो उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कॉज बनता है। Environmental factors such as exposure to certain diseases, whooping cough, measles, and meningitis, or toxins. Exposure of toxins, lead, mercury can cause intellectual disability in medical care if medical care is delayed or inadequate. तो उसमें ये भी हो सकता है कि और भी बहुत सारी जो डिजीजेज हैं या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो भी जो है, अगर उन सही तरह से मेडिकल केयर ना मिले या कोई भी इशू हो जाता है, वो कफ हो जाती है, मीजल्स मेनिंजाइटिस हो जाता है, या लेड और मरकरी का एक्सपोजर हो जाता है बच्चे को, तो उससे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो हो सकती है अगर सही टाइम पर उसको मेडिकल केयर या ट्रीटमेंट या हेल्प ना दी जाए। अगर उन इन तमाम कंडीशंस को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये बच्चे के ब्रेन को इफेक्ट कर सकती है। आयोडीन डेफिशिएंसी is a leading preventable cause of the intellectual disability in the area of the developing world. It affects approximately 2 billion people worldwide. Iodine deficiency, it's a major cause of intellectual disability, इसीलिए हमेशा से ये जोर दिया जा रहा है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी ना होने दी जाए। तो वो एक जो
तरक्की पजीर ममालिक हैं या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें आयोडीन की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। और अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब जो है वो 2 बिलियन पीपल आर सफर्ड फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी। तो जी ये तो था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।